गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस चैप्टर का सबसे बेसिक पोर्शन करने वाले हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो हमारे पास दो प्रकार के सॉलिड्स होते हैं। एक होता है एमॉर्फस सॉलिड और एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये आपको बुक के स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। काफ़ी बेसिक सा है, तो इसलिए इसको करवाए नहीं स्टार्टिंग में, तो उसको आज हम करेंगे। बहुत ही सिंपल है। दो प्रकार के सॉलिड्स हैं। अब सबसे पहले है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में वो एक फिक्स शेप होता है कि हाँ भाई, है ना, एक डेफिनेट शेप होगा। एमॉर्फस में इरेगुलर शेप होता है। जैसे हम कह सकते हैं ये शुगर है। शुगर के जो क्रिस्टल्स हैं दे आर डेफिनेट, है ना, हम जानते हैं उसका शेप कैसे होता है। अब जैसे गुड़ है, तो गुड़ का कैसे होता है, इरेगुलर शेप होता है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है। तो ये था शेप से रिलेटेड। अब है मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं, उनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। एमॉर्फस धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगते हैं। जैसे ये मैं ग्राफ एक बना रहा हूँ, मान लीजिए हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट नहीं हो रहा। लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा आया जिस पर अचानक से वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का ग्राफ है। एमॉर्फस का आप देखो ग्राफ कैसा होगा। एमॉर्फस में हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो इंक्रीज़ भी हो रहा है और मेल्ट भी हो रहा है। ये देखो ऐसा है। तो वो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के साथ साथ वो मेल्ट भी हो रहा है, जबकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एकदम से मेल्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये एक और था। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्लीवेज मतलब कट करने की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में बताया हुआ है। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको बहुत आसानी से दो पीस में अलग किया जा सकता है, और वो दो पीसेस बहुत ही प्लेन होंगे, बहुत ही स्मूथ होंगे। जैसे मान लीजिए जैसे पनीर है, तो हमने पनीर के दो टुकड़े कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया पनीर के दो टुकड़े, इजीली प्लेन स्मूथ। लेकिन एमॉर्फस में ऐसा नहीं होता। एमॉर्फस में दो टुकड़े होंगे, लेकिन वो दो टुकड़े क्या होंगे, दे विल बी इरेगुलर। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उनका एक फिक्स एंथैल्पी होता है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। देखिए फ्यूजन किसको कहते हैं, जैसे आप देखो सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से सॉलिड में आपने सुना होगा कि कन्वर्जन हो रहा है ना, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा, क्लास 9 का है फ्यूजन वाला टर्म, और एंथैल्पी 11th का टर्म। तो इस स्टेट में कन्वर्ट होना, कितना उसको हीट चाहिए, तो उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो इसका एक फिक्स हीट होता है कि उस हीट के ऊपर ये फ्यूज़ हो जाएगा, ये सॉलिड बन जाएगा। लेकिन इसका कोई फिक्स नहीं होता कि ये किस टेम्परेचर पे सॉलिड बनेगा। ये किसी भी टेम्परेचर पे सॉलिड बन सकता है, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक फिक्स टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ये था क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में डिफरेंस। अब कुछ और डिफरेंस हम देखते हैं इसमें। फिर जो लास्ट डिफरेंस है वो है नेचर के ऊपर। सॉरी, जो तीन डिफरेंस और हैं उनमें से एक है नेचर। दे आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। कौन, एमॉर्फस, सॉरी क्रिस्टलाइन।
क्रिस्टलाइन आर, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, क्रिस्टलाइन आर anisotropy in nature and amorphous solids are isotropic in nature. अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इसको भी हम समझते हैं. यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है amorphous solids are isotropic in nature, यानी कि आइसो मतलब होता है सेम. तो amorphous सॉलिड जो होते हैं उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या उसकी कंडक्टिविटी सेम रहती है, चाहे आप उस सॉलिड में कहीं भी चल जाएं, आप किसी भी डायरेक्शन में चल जाएं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती है, और इसीलिए उसको कहा जाता है दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर. लेकिन जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसकी प्रॉपर्टी एक जैसी नहीं होती है. जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ कुछ और है तो राइट साइड कुछ और है तो लेफ़्ट साइड कुछ और होगा, तो इस टाइप से उसकी प्रॉपर्टी वेरी करती है. ठीक है, तो ये है एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक का मतलब. ये अब अगला है ट्रू सॉलिड्स. अब ट्रू सॉलिड्स मतलब ये फ्लो नहीं कर सकते. सॉलिड उसको ही कहेंगे जो जिसपे फ्लो करने की एबिलिटी नहीं होती. अब जो हमारे पास एमॉर्फस होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स आर दे आर स्यूडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड्स. एक्चुअली आपने कई बार देखा होगा पुराने ज़माने में जो कांच की खिड़कियाँ होती थी, तो अगर जो आप उसको ध्यान से देखो तो नीचे से वो थोड़ा मोटी दिखाई देती हैं और ऊपर से पतली, क्योंकि कुछ ग्लास ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ फ्लो करते हैं, मतलब उनमें कुछ फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, तो नीचे से मोटे हो जाते हैं और ऊपर से पतले रहते हैं. तो एमॉर्फस सॉलिड्स में ये एक बात होती है कि थोड़ा सा वो फ्लो करते हैं टाइम के साथ. ठीक है, तो इसीलिए वो पूरे सीडो मतलब होता है फॉल्स, तो पूरे सॉलिड्स भी नहीं होते हैं वो. ठीक है, और जो हमारे पास क्रिस्टलाइन है दे आर ट्रू सॉलिड्स. तो यहाँ पे ये एनाइसोट्रॉपिक का एक और मतलब दिया हुआ है इसमें कि उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो अलग अलग वैल्यू शो करती है अलग अलग डायरेक्शन में. फिर हमारे पास लास्ट है लॉन्ग रेंज ऑर्डर. तो जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर शो करते हैं, और जो एमॉर्फस है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर शो करते हैं. इसका मतलब क्या होता है ये हम आपको 6 चैप्टर में बताएंगे. ठीक है, हालांकि इसका मतलब बहुत ही इजी है, लेकिन वहाँ डिटेल में यहाँ हम शॉर्ट में बता देते हैं. जैसे लॉन्ग रेंज ऑर्डर, जैसे मान लीजिए ये पैटर्न है, मान लो क्रिस्टलाइन सॉलिड का, नो दिस इज़ द पैटर्न. ठीक है, तो यही पैटर्न पूरे सॉलिड में चलता रहेगा, ये क्रॉस वाला पैटर्न. ठीक है, आगे तक मतलब बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस तक ये चलता रहेगा. ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है. लेकिन एमॉर्फस में जो ऑर्डर है वो एक जैसा नहीं होता. जैसे मान लो यहाँ क्रॉस है, ठीक है, यहाँ पे भी क्रॉस है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मान लो ऐसा ऐसा आ गया, उसके बाद क्रॉस ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर कुछ और आ गया. ठीक है, तो ये बात है कि जो अरेंजमेंट होता है सॉलिड्स जो पार्टिकल्स का वो एक जैसा नहीं होता एमॉर्फस में, लेकिन क्रिस्टलाइन में वो एक जैसा होता है. तो ये इसका बहुत सिंपल मीनिंग है. तो ये था डिफरेंस क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में. इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स.
टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ये है एक्चुअली टाइप्स ऑफ हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स किस किस टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली 4 टाइप्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये आप देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो सबसे पहला होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, फिर होता है आयनिक सॉलिड, आप लिखते भी रहिए। तीसरा होता है मेटालिक सॉलिड, और चौथा होता है कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड। बहुत ही छोटा छोटा, देखो जैसे यहाँ पे 3-4 लाइन में इसको ख़त्म किया हुआ है ना, इसको भी कुछ ही लाइन्स पे ख़त्म, तो बहुत ही छोटा है, तो बहुत ही कॉम्पैक्ट है, तो हम इसको समझते हैं सब। और इसमें जो बड़ा वाला है पहले वो करेंगे। सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है नॉन पोलर, एक होता है पोलर, और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड जो नॉन पोलर है, मैं जूम कर रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड जो नॉन पोलर है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं। तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए मॉलिक्यूल्स। या फिर क्वेश्चन आ सकता है जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, तो उसमें मॉलिक्यूल्स होगा। या पूछ सकता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, तो ये हो जाएगा। फिर वो ये पूछ सकता है कि आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, तो आंसर होगा आयंस। फिर वो पूछेगा मेटालिक सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं। अब आपको पता है मेटालिक सॉलिड हमने कल भी किया था, उसमें होता है पॉजिटिव आयंस, ठीक है, ये हो गया। और फिर हमारे पास एक लास्ट और है, वो भी निकाल देता हूँ। ये मैं जूम करता हूँ, तो तीसरे के बाद आपको सीधे चौथा दिखेगा। तो हम देख सकते हैं कि कोवेलेंट जो, फिर चौथा है कोवेलेंट या नेटवर्क, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं एटम्स, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि उनमें फोर्सेस क्या होते हैं। तो आपको ये पूरी टेबल याद करनी है ना, पूरी टेबल। तो नॉन, अब तीनों में फोर्सेस अलग अलग होते हैं। नॉन पोलर में होता है डिस्पर्जन या लंडन फोर्सेस, ये 11th का है। फोर्सेस अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है लंडन फोर्स, एक होता है डाइपोल डाइपोल फोर्स, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स, एक ये तो आप जानते होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फिजिक्स वाला है। तो फोर्सेस बहुत प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बहुत काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो नॉन पोलर में है डिस्पर्जन या लंडन फोर्सेस, पोलर में होते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स, और हाइड्रोजन बॉन्डेड में तो हाइड्रोजन बॉन्डेड में तो होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर इनके एग्जांपल्स भी आपको देखने हैं और इनकी कंडक्टिविटी भी आपको देखनी है, ठीक है। तो ये कंडक्टिविटी वगैरह जनरली नहीं आता, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और बॉन्डिंग पे ही क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, और एग्जांपल्स भी आप उसके देख सकते हैं। लेकिन ये 2 पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और बॉन्डिंग। वही आयनिक सॉलिड्स में फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मेटालिक में होता है फोर्स मेटालिक बॉन्डिंग, और मेटल्स तो आप उसके एग्जांपल तो आप जानते ही हैं। फिर है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स में जो फोर्स होता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट में हमारे पास जैसे कार्बन है, तो कार्बन
कार्बन में ग्रेफाइट है और कार्बन में डायमंड भी है। तो ये दोनों ही इसके एग्जांपल हैं नेटवर्क सॉलिड्स के। तो ये 10th क्लास का है कि आप जानते हैं कि जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट होता है और डायमंड क्या होता है, हार्ड होता है। डायमंड इंसुलेटर होता है और ग्रेफाइट क्या होता है, कंडक्टर होता है। तो ये थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है, बहुत ही इजी टेबल है, इसको याद करना है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है इस चैप्टर का। अब देखिए कुछ पोर्शन है छोटा सा, वो यहाँ पे अभी नहीं कराया क्योंकि अगर जो थोड़ा चेंज हुआ सिलेबस में तो वो हम उसको बाद में करेंगे। बाकी चैप्टर ये 95% ख़त्म हो चुका है और आज लगभग हम कह सकते हैं महीना आधा महीना बीत चुका है। तो फिर हम इस महीने एक और चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।